नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर रिस्की क्राइम न्यूज पर। यहाँ हम रोज आपको एक नई और दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 13 जून 2023 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में टर्नल रोड C13 के रहने वाले किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उनके पड़ोस के एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है और यह बदबू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। उस व्यक्ति ने आगे बताया कि हमने उस घर पर जाकर देखा तो वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ है और बदबू ऐसी खतरनाक है कि वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। उसने बताया कि जब उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो अंदर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिससे उन लोगों को लगा कि शायद घर में कोई ना कोई तो जरूर है। इसलिए उन्होंने दरवाजे को फिर से खटखटाया, लेकिन इस बार भी अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने पुलिस से कहा कि आप एक बार आकर चेक कर लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही देहरादून पुलिस तुरंत क्लेमेंट टाउन के उस घर पर पहुंची। उस समय वहां पर पड़ोस के कुछ लोग भी बाहर खड़े थे। जिस घर से बदबू आ रही थी उस घर के मकान मालिक सुहेल भी वहीं पर मौजूद थे। मकान मालिक सुहेल ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि बदबू फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। इसलिए पुलिस तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर जा थी। वहां पर घर के अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे, लेकिन मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरा दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनमें से एक दरवाजे पर जाली लगी हुई थी और शायद इसी जाली की वजह से दुर्गंध बाहर आ रही थी, क्योंकि अगर नॉर्मल दरवाजा होता तो किसी को पता नहीं चलता। खैर, पुलिस जाली वाले दरवाजे की जाली काटती है और घर के अंदर जाती है। साथ ही कुछ पड़ोसी भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर बेडरूम का मंजर इतना भयानक था कि जिसे देखकर पुलिस भी सहम गई और वहां पर मौजूद पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां कमरे के अंदर फर्श पर 2 लाशें पड़ी थी और देखने से लग रहा था कि उनमें से एक शव किसी पुरुष का और दूसरा किसी महिला का है। उन शवों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे वह शव पिछले कई दिनों से वहां पर पड़े हों। उनके नाक और गले से काफी खून निकला हुआ था, जो पूरे फर्श पर फैला हुआ था और सूखकर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उन लाशों पर कीड़े भी रेंग रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि वहां पर उन दोनों लाशों के पास एक नवजात बच्चा भी पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उस बच्चे को चेक किया तो पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है और उसको देखने से लगा कि शायद बच्चे को पैदा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे की उम्र 1 हफ्ता रही होगी और कहीं ना कहीं यह बच्चा उन्हीं मरने वालों का था। और इसका मतलब था कि जब से उनकी मृत्यु हुई तब से यह बच्चा भूखा प्यासा उस बदबू के बीच पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका शरीर भी पीला पड़ चुका था और उसके ऊपर भी कीड़े रेंग रहे थे। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल भिजवाया। वहां पर डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लग जाती है। मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चला कि ऊपर का कमरा उन्होंने अनम और काशिफ नाम के कपल को किराए पर दे दिया था। और जब किसी व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके इस घटना की सूचना दी थी, इत्तेफाक से उसी समय एक महिला भी कुछ लोगों के साथ क्लेमेंट टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वह अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसने बताया था उसके पति 10 जून से फोन नहीं उठा रहे थे, जबकि वह लगातार उनको फोन कर रही थी और फिर 12 जून से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद 13 जून को चिंतित होकर उस महिला को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। उस महिला ने बताया कि वैसे तो उनका घर मूल रूप से उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के चहल थाना क्षेत्र में था, लेकिन कई दिनों से पति से बात ना होने के कारण वह महिला गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए सहारनपुर से देहरादून आई थी, क्योंकि उसका पति देहरादून में ही काम करता था और वहीं पर रहता था। इधर काशिफ और अनम की बात करें तो उनके घर में किसी तीसरे इंसान के आने की आशंका नहीं लग रही थी, क्योंकि घर में सारा सामान अपनी जगह पर ठीक ठाक रखा हुआ था, यानी घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। साथ ही एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरे दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, जिससे लग रहा था कि शायद उन्होंने एक दरवाजे को परमानेंटली बाहर से बंद किया हुआ होगा और दूसरे दरवाजे से आते जाते होंगे। लेकिन अब सवाल यह था कि वह लोग बाहर से ताला क्यों लगाएंगे, जबकि उन्हें तो ताला अंदर से लगाना चाहिए था। पहले तो पुलिस को लगा कि इस कपल ने खुद की है, लेकिन फिर पुलिस को लगा कि कोई भी इंसान खुद को इतनी तकलीफ देकर क्यों मारेगा, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अगर कोई भी खुद करता है तो वह अक्सर फंदे से लटक कर ही करता है। यही चीज पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रही थी।
और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर 1 हफ्ते का बच्चा भी जिंदा पड़ा हुआ मिला था। अगर उन्होंने खींचतानी की थी तो फिर उन्होंने बच्चे को तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया था? और अभी तक अगर यह कत्ल हुआ था तो फिर जरूर कोई ना कोई यहाँ पर आया था। लेकिन जब हत्या हुई थी तो जाहिर सी बात है, उस समय मरने वालों ने विरोध भी किया होगा, चीखा चिल्लाया भी होगा। तो फिर किसी पड़ोसी ने उनके चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी थी? और ना किसी ने वहां पर किसी को आते जाते देखा था। पुलिस के मन में ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया, क्योंकि आगे की जांच के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि उनकी मौत कैसे हुई है। मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि काशिफ और अनम इस घटना से 4 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। उस दौरान अनम प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वह दोनों 8 जून को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जहां पर अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया, और फिर 10 जून को वह लोग घर वापस आ गए। मकान मालिक ने बताया कि उसके बाद से यह लोग घर से बाहर नहीं निकले। पुलिस हत्या और खुशी में कंफ्यूज हो रही थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चल पाया था, क्योंकि लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मौत का सही कारण पता लगाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने मरने वालों के घर वालों का पता लगाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि मरने वालों के बारे में अब उनसे ही कुछ पता चल सकता था। पूछताछ करने पर पता चला कि काशिफ का घर सहारण आपू में था। साथ ही यह भी पता चला कि सहारण आपू में भी काशिफ की एक और पत्नी है, यानी उसकी पहले ही एक शादी हो चुकी थी, और अनम उसकी दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी का नाम नुसरत था। नुसरत और काशिफ का एक बेटा भी था। अब यह सारी बातें पता चलते ही पुलिस के निशाने पर काशिफ की पहली पत्नी नुसरत आ जाती है। हो सकता था शायद वह अपने पति की दूसरी शादी से खुश ना हो, इसीलिए उसने उनकी हत्या करवा दी हो, क्योंकि कई केस में ऐसा हुआ भी है, और हो सकता था वैसा ही कुछ इस केस में भी हुआ हो। धीरे धीरे सुराग मिलते रहे, और फिर घटना के 2 दिन बाद जब नुसरत के बारे में पता चला तो पुलिस की एक टीम देहरादून से सहारनपुर के लिए रवाना हो गई। नुसरत अपने ससुराल यानी काशिफ के घर पर ही थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नुसरत से पूछताछ की। नुसरत ने बताया कि उसका अपने पति से दूसरी शादी को लेकर कोई विवाद नहीं था, यानी दूसरी शादी के बाद भी उनके बीच अच्छे संबंध थे। नुसरत ने बताया कि उनकी हर रोज फोन पर भी बात होती थी, लेकिन अचानक से 10 जून के बाद काशिफ ने फोन उठाना बंद कर दिया, और फिर 12 जून को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से नुसरत 13 जून को खुद अपने पति की गुमशुदगी को लेकर देहरादून पहुंची थी। वहां जाकर उसने क्लेमेंट टाउन थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कंफर्मेशन के लिए थाने में चेक करवाया तो पता चला कि सच में नुसरत ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने नुसरत का फोन भी चेक किया, उसकी कॉल डिटेल्स भी देखी गई। गहरी छानबीन करने पर पता चला कि नुसरत के सारे बयान सही हैं, यानी पहले भी उसकी अपने पति से हर रोज बात होती थी, और उसने अपने पति को फोन ना उठाने की वजह से कई बार उसे कॉल भी किया था। काशिफ के पिता मोहसिन का भी यही कहना था कि उनकी बहू अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों का तो एक बेटा भी है। पति के कत्ल के बाद अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनके लिए वही कमाने वाला था। काशिफ जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर था। वह देहरादून में काम करता था। पूछताछ और छानबीन करने के बाद पुलिस ने नुसरत को क्लीन चिट दे दी और उसे शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस काशिफ के पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर काशिफ की जिंदगी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, या फिर किसी से उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। घर वालों और गांव वालों से बात करने पर पता चला कि काशिफ ने काफी पैसे उधार लिए हुए थे। उसके ऊपर करीब 1 लाख रुपए का कर्ज था, जिसकी वजह से वह थोड़ा परेशान भी रहता था। ऐसे में पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए काशिफ ने पहले अपनी पत्नी की जान ली हो और फिर खुद को भी खत्म कर लिया हो, लेकिन प्यार और लगाव के कारण बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा। और यह भी हो सकता था कि जिनसे उसने कर्ज लिया था उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि कर्ज देने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वह काशिफ को कत्ल करता तो उसका पैसा मिलने की उम्मीद ही खत्म हो जाती। और जब पुलिस को सहारण आपू से भी कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस वापस देहरादून नाकाम लौट आई। इसके बाद पुलिस ने काशिफ और अनम के फोन की सीडीआर निकलवाई। उनकी कॉल डिटेल को भी चेक किया गया, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उनके फोन में जितने भी नंबर थे वह सभी नंबर उनके जानने वाले लोगों के थे। इसी दौरान खुशखबरी मिलती है कि मृतकों का बच्चा हॉस्पिटल में रिकवर कर गया है और अब वह खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स के अनुसार उसकी हालत बहुत खराब थी। हालांकि यह बच्चा अपने टाइम से पैदा हुआ था और बिल्कुल स्वस्थ था। उसका वजन भी ठीक था। डॉक्टरों का कहना था कि अगर इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई होती
तो शायद इसकी भी अपने माता पिता की तरह मौत हो जाती। इधर पुलिस भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी और कत्ल के सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने क्लेमेंट टाउन के वारदात वाले इलाके में उस घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस उन सभी को खंगालना शुरू करती है। वैसे तो उस घर के आसपास कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन एक कैमरा मेन रोड पर लगा हुआ था। पुलिस को जांच में इतना तो पता चल ही गया था कि यह कत्ल 10 जून से 13 जून के बीच में ही किए गए हैं। तभी तो उन दोनों लाशों की इतनी बुरी हालत हो गई थी, इसलिए अब पुलिस 10 जून से आगे की सारी फुटेज निकालती है और उन्हें चेक करती है, क्योंकि दिन में तो उस इलाके में लोगों की चहल पहल होती है, इसलिए कोई भी उस समय हत्या करके वहां से भाग नहीं सकता। लेकिन 10 जून की रात में भी पुलिस को कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने 11 जून के फुटेज देखे, लेकिन 11 तारीख को भी कोई नहीं दिखाई दिया और अब पुलिस निराश हो चुकी थी। लेकिन फिर भी पुलिस को 10 जून से लेकर 13 जून तक के सभी फुटेज देखने थे और फिर देखते ही देखते 13 जून की सुबह में एक संगीत में उस कार का कोई ना कोई रोल जरूर है, इसलिए पुलिस वाले इस गाड़ी को एक बार फिर ध्यान से देखते हैं तो कैमरे में उस कार का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस इस नंबर के जरिए कार के मालिक के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि कार के ओनर का नाम अश्वथ है। साथ ही पुलिस को उसका एड्रेस भी मिल जाता है। काशिफ के घर वालों ने बताया कि अश्वथ तो काशिफ का दोस्त है। इसके बाद पुलिस अश्वथ के पास पहुंचती है और उससे कार के बारे में पूछती है। उसने बताया कि 13 जून को उसकी कार शहबाज नाम के एक लड़के के पास थी, लेकिन उस रात वह कहां गया था इसके बारे में उसे नहीं पता था। पुलिस ने काशिफ के दोस्त अश्वथ से पूछा कि यह शहबाज कौन है। उसने बताया कि शहबाज अनम का बड़ा भाई है। पुलिस यह बात सुनकर हैरान रह गई कि भला अनम का भाई इस इलाके में इतनी रात को क्यों आया था। साथ ही पुलिस के लिए यह यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि जिसकी वह लोग तलाश कर रहे हैं, कहीं वह अनम का भाई शहबाज ही तो नहीं है। लेकिन अब सवाल था कि वह अपनी बहन और जीजा को कत्ल क्यों करेगा। इसी दौरान पुलिस को अनम के मोबाइल फोन में एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें अनम कह रही थी कि उसका भाई उसे और उसके पति काशिफ को जान से मारने की धमकियां दे रहा है और वह उन्हें मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए उन दोनों को अपनी जान का खतरा है। अनम रोते हुए ये सारी बातें बोल रही थी। वीडियो देखने के बाद अब साफ हो गया था कि इस कांड में शहबाज का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस शहबाज के मोबाइल की सीडीआर निकालती है। उससे पता चला कि 10 जून की रात को शहबाज ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था और फिर उसका फोन 11 जून की सुबह को ही ऑन हुआ था। वैसे तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा तो अक्सर लोग करते हैं ताकि रात में उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन ऐसा करने वाले लोग हर रात को करते हैं। मगर शहबाज ने केवल 10 जून की रात को ही अपना फोन बंद किया था। ना तो उसने इससे पहले कभी ऐसा किया था और ना ही इसके बाद कभी ऐसा किया, और यही चीज शहबाज को शक के घेरे में ला रही थी। साथ ही यह भी पता चला कि 13 जून को उसकी लोकेशन क्लेमेंट टाउन में ही थी और 10 जून को भी फोन स्विच ऑफ होने से पहले वह अपनी बहन के किराए वाले घर पर ही था। लेकिन जब उसका फोन ऑन हुआ तो वह कहीं और था। इधर जब इस हत्या में शहबाज का नाम आया तो काशिफ के पिता ने क्लेमेंट टाउन जाकर शहबाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी कि उनके बेटे और बहू की हत्या के पीछे शहबाज का ही हाथ है, क्योंकि अनम का मायका और ससुराल दोनों सहारनपुर में ही थे और उनका गांव भी एक ही था। तो इसलिए पुलिस फिर से सहारनपुर जाती है और शहबाज को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद शहबाज को देहरादून लाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन शहबाज अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार देता है। वह कहता है कि भला वह अपनी बहन और जीजा की हत्या क्यों करेगा। अपनी बहन को तो यह मार नहीं सकता था और अपने जीजा को मारकर वह बहन को विधवा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस के पास भी कई ठोस सबूत थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, शहबाज के उस समय की लोकेशन, उसके फोन का स्विच ऑफ होना, अश्वथ का बयान जिससे शहबाज ने उस दिन कार मांगी थी, यह सारी चीजें पुलिस ने शहबाज के सामने रखी और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह जल्दी ही टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि अपनी बहन अनम और काशिफ की हत्या उसी ने की है और उनके बच्चे को जिंदा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस बच्चे का जन्म 9 जून को ही हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि बच्चा छोटा है, भूखा रहने से वह खुद ही मर जाएगा। जो है उसको उसने गला रेत करके चाकू से, छोटा वाला चाकू होता है, एक आर नमा, उससे उसका गला रहता। उसके बीच जब उसकी बहन उठ गई थी तो अपनी बहन का भी जो है उसने मुंह दबा करके, गला दबा करके और मुंह दबा करके उसने उसको मार दिया। दरअसल शहबाज और काशिफ दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और वह दोनों दोस्त भी थे। और फिर काशिफ ने शहबाज की बहन अनम से शादी भी कर ली थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल गई थी। इतना ही नहीं, शहबाज को देहरा भी काशिफ ने ही घूमने के लिए बुलाया था
और वह लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। शहबाज के दिल में तो पहले से ही काशिफ के प्रति बहुत गुस्सा था। शहबाज ने सोचा था कि वह देवभूमि में ही काशिफ का खेल खत्म कर देगा, लेकिन वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जिसकी वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। घूमने फिरने के बाद वह दोनों वापस क्लेमेंट टाउन में अपने घर चले आते हैं। इसके बाद 10 जून तक शहबाज अपने जीजा काशिफ और अपनी बहन के साथ उनके किराए के घर में ही रहता है। 10 जून की रात को जब सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए तो देर रात को शहबाज उठता है। वो किचन में जाता है और वहां से चाकू लेकर आता है, क्योंकि 9 जून को अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया था। इसलिए दोनों पति पत्नी उस दिन हॉस्पिटल में थे तो काफी थके हुए थे, जिसकी वजह से 10 जून की रात को वो लोग गहरी नींद में सो गए थे। शहबाज चाकू लेकर अपनी बहन के बेडरूम में गया और वहां सो रहे उसके पति काशिफ का गला चाकू से रेत दिया। काशिफ उसका विरोध करने की कोशिश करता है, वह चीखने की भी कोशिश करता है, लेकिन शहबाज ने उसके शरीर पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे काशिफ की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच उसकी बहन अनम की भी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई के हाथों अपने पति को मरते हुए देखा तो वह अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहबाज यहां पर भी नहीं रुका। काशिफ को मौत के घाट उतारने के बाद शहबाज ने अपनी बहन को भी आसानी से काबू कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले अनम लेबर पेन में थी, इसलिए वह बहुत कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से शहबाज ने उसको आसानी से दबोच लिया और फिर उसने गला दबाकर अनम को खत्म कर दिया। इसी दौरान वो दोनों पति पत्नी बेड से नीचे फर्श पर गिर गए थे। उन दोनों को खत्म करने के बाद शहबाज ने खुद को अच्छी तरह से साफ किया। इसके बाद शहबाज एक दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाता है और दूसरे दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन घटना वाली रात शहबाज किसी भी कैमरे में जाते हुए नहीं दिखा और फिर कई दिन बाद यानी 13 जून की सुबह को वह अपने दोस्त अश्वथ की कार लेकर दोबारा अपनी बहन के घर पर आया और ठीक उसी समय वह कार कैमरे में कैद हो गई थी। खैर, शहबाज बहन के घर पर आता है और ताला खोलकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाता है तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश खराब हो जाते हैं, क्योंकि उस पूरे बेडरूम में खून ही खून फैला हुआ था, जो पूरी तरह से सूख चुका था। साथ ही उन लाशों से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। शहबाज ने सोचा था कि वह उन दोनों शवों को गाड़ी में ले जाएगा और उन्हें किसी दूसरी जगह ठिकाने लगा देगा, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा और इतनी खतरनाक थी कि वह उनके पास भी नहीं जा पाया। सबसे दुखद बात यह कि वह मासूम बच्चा भी उस कमरे में बेड पर यूं ही पड़ा था। इसके बाद शहबाज ने उन लाशों को ठिकाने लगाने का प्लान कैंसिल कर दिया और ताला लगाकर कार से वापस अपने घर चला गया। शहबाज ने यह तो बता दिया था कि उसने ही काशिफ और अनम को कत्ल किया और यह भी बता दिया था कि उसने उन्हें किस तरह से कत्ल किया था, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर एक भाई ने अपनी बहन, जिसको मां बने एक दिन भी नहीं हुआ था, उसको इतनी बेरहमी से क्यों खत्म कर दिया था। साथ ही उसने अपने जीजा को भी मौत के घाट उतार दिया था और उसने अपने 2 दिन के मासूम भांजे को वहां पर तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया था। पूछताछ के दौरान शहबाज ने बताया कि 8 साल पहले उसके पिता की मौत हाइड्रा के नीचे दबकर हो गई थी और उस हाइड्रा को काशिफ का भाई चला रहा था। शहबाज का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर उसके पिता को मारा था, क्योंकि उस समय वह छोटा था, इसलिए बदला नहीं ले सकता था। और फिर इस घटना से 1 साल पहले शहबाज किसी लड़की से दुष्कर्म के मामले में जेल चला गया था। इसी बीच काशिफ और उसकी बहन अनम ने घर से भागकर शादी कर ली और जब वो जेल से बाहर आया तो गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इन सब चीजों ने शहबाज के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भर दिया था। वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, क्योंकि इन सब का जिम्मेदार वह काशिफ को ही मानता था। इसलिए पहले तो उसने अपनी बहन और काशिफ को धमकियां देनी शुरू की, जिस कारण अनम ने वह वीडियो बनाया था। फिर उसने बदला लेने के लिए काशिफ से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी और फिर 10 जून को काशिफ ने ही उसे उत्तर काशी चलने के लिए बुलाया था। वहां काशिफ ने मैगी बनाई और वह तीनों उसे खाने के बाद सो गए, लेकिन शहबाज नहीं सोया था। उसने रात में किचन से चाकू उठाया और काशिफ का सोते हुए गला रेत दिया। अनम की आंख खुली तो उसने शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन शहबाज ने गला दबाकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह वहां से चला गया। शहबाज ने बताया कि जब उसने काशिफ का गला रहता था तो खून का फव्वारा छूट गया था और कुछ धब्बे दीवार पर भी लगे थे। इस समय वह उन्हें कपड़े से साफ कर गया था, लेकिन हत्या में इस्तेमाल किया गया। चाकू उसने अपनी जेब में रख लिया था और उसे आशा रोड़ी के जंगल में फेंक दिया था। शहबाज अकेले होने के कारण उस दिन शवों को ठिकाने नहीं लगा सका था। उस दिन उसे लगा कि अगर किसी ने बच्चे के रोने की आवाज सुन ली
तो मामला खुल जाएगा और वह पकड़ा जाएगा। लेकिन जब कई दिन बीतने के बाद भी वहां से कोई खबर नहीं आई, तो वह 12 जून की रात अपने दोस्त की कार लेकर फिर से देहरादून में काशिफ के घर आया। उसने वहां से उन शवों को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। इधर अनम और काशिफ का बच्चा, जो कि हॉस्पिटल में था, वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। और फिर 23 जून को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में बच्चा उसके दादा दादी यानी काशिफ के माँ बाप को सौंप दिया गया। इधर पुलिस ने शहबाज के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश कर दिया था। फिर वहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो शहबाज अभी जेल में है और यह केस अभी भी सेशन कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।